हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर प्लेटफॉर्म द एनालिसिस हब। आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का यूनिट 1 जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, वो हम कवर कर रहे हैं। साथ में हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं इससे पहले भी कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ जल्दी से देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से आपको समझाई गई है। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम एक ही जगह बैठकर पूरा मध्य प्रदेश घूमने वाले हैं। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस भी घूमेंगे, वाटरफॉल्स भी जाएंगे, केव्स भी जाएंगे, फोर्ट पैलेसेस भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, सारी कम्युनिटीज़ जो है रिलीजियस की उनको कवर करेंगे और बहुत अच्छा सफ़र रहने वाला है आज का। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, और बिल्कुल मिस नहीं करना और अच्छे से चीज़ों को समझना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको रिलीजियस प्लेसेस में कहाँ कहाँ घूमने जाना है आज। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म से। हिंदुज़म हम कवर कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हैं वो वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जैनिज्म के अंदर आप सबसे पहले पढ़ते हैं पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल। ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिन्हें हमें कवरना बहुत ज़रूरी है। शांतिनाथ टेम्पल, घंटाई टेम्पल। ठीक है, ये आज की हमारी लिस्ट रहने वाली है घूमने जाने की, जो जैनिज्म की प्लेसेस हम इनको कवर करेंगे। फिर आ जाओ इस्लाम में। तो इस्लाम में आपको देखने को मिलेंगी जो मस्जिदें हैं, जिसमें ताजुल मस्जिद है, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है। उसके अलावा बुद्धिज़्म की तो काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, जिसमें सांची स्तूप है, सतधारा है, मुरले खुर्द, ठीक है, मुरेल खुर्द है। वी हैव अंधेर स्तूप, सोनारी, देन सारू मारू केव्स, देवर कोठार, बरहूत स्तूप। ठीक है, ये सारी जगह जो है आज हम विजिट करेंगे। उसके अलावा हम सिखिज्म में आए तो सिख में आपको यहाँ पे जो प्लेसेस देखने को मिलेंगी वो है गुरुद्वारा, जो श्री चरण कमल साहिब गुरुद्वारा है बुरहानपुर में। उसके बाद बड़ी संगत जाएंगे। बड़ी संगत पातशाही दासविन साहिब की है और ये बुरहानपुर में ही है। फिर आपको दाता बंदी छोड़ साहिब ले चलेंगे, जो कि ग्वालियर में है। और गुरुद्वारा श्री ग्वारी घाट साहिब जो है वो है जबलपुर में। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले तो हम जैनिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैनिज्म में सबसे पहले आपको देखना है पार्श्वनाथ टेम्पल पे आते हैं। चलो सबसे पहले पार्श्वनाथ टेम्पल को समझ लें। ये आपका पार्श्वनाथ टेम्पल है और ये ओल्डेस्ट टेम्पल है। ठीक है, और इसको देखो, ये जो आपको कलर दिख रहा है इसका स्टोन का, ये हनी कलर्ड स्टोन कहा गया है। इसको क्या बोला गया है? हनी कलर्ड स्टोन से ये टेम्पल जो है बनाया गया है। जैन का टेम्पल है और 950 कहाँ से 950 टू 970 बीसी जो है ये डेवलप हुआ था उस समय। मेरी राइटिंग तो रहने देती हूँ मैं। ठीक है, चलो तो ये जो है यहाँ पर आपको जो इमेजेस देखने को मिलती है ना, वो जनरली भगवान विष्णु की देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें जैन टेम्पल है पर यहाँ पर आपको भगवान विष्णु की भी जो मूर्ति है वो देखने को मिल जाएंगी। इमेजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पर? पार्श्वनाथ टेम्पल में। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्श्वनाथ टेम्पल। उसके बाद आ जाओ आप ये शांतिनाथ टेम्पल पे। ठीक है, शांतिनाथ टेम्पल जैसा कि नाम है वैसे ही आप देखोगे तो जो ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है उसकी जो बिल्डिंग है उसका कलर भी आपको पूरा वाइट दिख रहा है। वाइट जो है अपने आप में कलर पीस के लिए होता है। 19th सेंचुरी में ये जो टेम्पल है ये बनाया गया था, शांतिनाथ टेम्पल। ठीक है, और जो जैन तीर्थंकर हुए थे उनके नाम पर मेनली बनाया गया है। तो जैन तीर्थंकर थे शांतिनाथ, उनके नाम पर जो है ये टेम्पल को बनाया गया था। और ये क्वाड्रेंगुलर सुनो, चार जो टेम्पल हैं आपस में, तो चार टेम्पल का जोड़ जो है उसके अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, जिसमें आपको पुराने मंदिर भी देखने को मिलेंगे और नए भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं श्रीनाथ जो हैं ये तीर्थंकर थे, उनके उसमें देखने को मिलेंगे आपको।
यहाँ पर आपको बाहुबली की जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, बाहुबली जो कि महावीर जो थे, जैन तीर्थंकर महावीर, उनके पेरेंट्स माने गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो पार्श्वनाथ टेम्पल आपने देख लिया। यहाँ पर स्टोन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आता है, तो हनी कलर स्टोन जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, शहद के रंग का। और शांतिनाथ टेम्पल को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वाइट कलर है, और जो जैन तीर्थंकर थे शांतिनाथ, ठीक है, उनके नाम पर इनका जो क्वाड्रेंगल शेप में ये टेम्पल को है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा आदिनाथ टेम्पल। आदिनाथ टेम्पल जो है, ये आपको ये टेम्पल दिख रहा है, इसका जो थोड़ा सा फॉर्मेशन, अगर आपने साउथ टेम्पल, हमने जो टेम्पल के स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो सदन में जो शिखर स्ट्रक्चर चलता है, थोड़ा सा उसको आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो शिखर स्टाइल में इसको बनाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर शिखर स्टाइल में क्या होता है कि थोड़ा सा जो शिखर वाला पार्ट है ना, वो स्काईज को अच्छे से मतलब टच करता है, तो अच्छे से ये आपको दिख रहा होगा। शिखर जो है इसका राइज फॉर्म में है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको आदिनाथ जो हैं, ठीक है, जिनको हम ऋषभनाथ भी बोलते हैं, जिनको ये पहले तीर्थंकर रहे हैं जैनिज्म के अंदर, उनकी यहाँ पर आपको जो मूर्ति है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलो इसके बाद घंटाई टेम्पल से बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, ये जो ऋषभनाथ है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको अंदर जब जाओगे ना, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं वो आपको पता चलेंगे, जिसमें जो ओरिजिनल आइडल हैं उनके बारे में अभी तक अपन को पता नहीं चलता है, पर जो मेनली आपको आइडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, ब्लैक आइडल मिलते हैं। तो आदिनाथ जो है वो ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। चलो आगे आ जाते हैं घंटाई टेम्पल पे। तो घंटाई टेम्पल जो है ये इसको रेसिडुअल टेम्पल भी कहते हैं। घंटाई टेम्पल है, देखो ये इसका जो फॉर्मेशन है, इसको रेसिडुअल टेम्पल भी कहा गया है। 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में ये जो है बनाया गया था, और ये भी मेनली आदिनाथ जो है उनको डेडिकेट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा ये तो हमने इम्पॉर्टेंट देख लिए हैं रिलीजियस जो आपके प्लेसेस हैं जैनिज्म के। उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे जैनिज्म के अंदर, जैसे पावागिरी आपने सुना होगा, है ना। पावागिरी जो है ये खरगोन में मिलेगा आपको। फिर आपको देखने को मिलेगा पुष्पगिरी। ठीक है, पावागिरी कहाँ पर है? खरगोन में। फिर पुष्पगिरी है, ये आपको मिलेगा देवास के अंदर। ठीक है, फिर आपको मंगलगिरी जो है, मंगलगिरी ये कहाँ मिलेगा आपको? सागर में। मंगलगिरी सागर में। मुक्तागिरी देखने को मिलेगा, मुक्तागिरी कहाँ है? बैतूल में मुक्तागिरी है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो ये तो आपके जब आप अपना डिटेल पढ़ोगे, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है ना एक बार फिल्म्स की, उसको आप देख लोगे, तो वहाँ से आपको सिंपल याद करना है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, एक और याद रखिए, सोनागिरी। सोनागिरी कहाँ है? दतिया में है सोनागिरी। ठीक है, और 52 गज, 52 गज है जैन टेम्पल। ठीक है, 52 गज कहाँ? बड़वानी में मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी तो इतना रिकॉल कर पाई थी मैं। तो आपने देखा यहाँ पर पावागिरी देखिए खरगोन में, पुष्पगिरी देवास में, मंगलगिरी ये सागर में, फिर ये आपका क्या है? मुक्तागिरी है ना, मंगलगिरी हो गया, मुक्तागिरी है। फिर आपके यहाँ पर आपको सोनागिरी है, सोनागिरी दतिया में, और 52 गज। 52 गज कहाँ पर है? बड़वानी में। और उसके बाद कुछ याद आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो तो ये हमने जैनिज्म की रिलीजियस प्लेसेस देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस्लाम धर्म को कवर करते हैं। तो इस्लाम धर्म में ये इंपॉर्टेंट जो 3 मस्जिदें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आती है ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद तो है वो कंट्री की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, इंडिया पूरी कंट्री की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। और इसकी कहानी थोड़ा सा समझें तो जो अपनी बेगम थी, मतलब भोपाल की जो बेगम थी, तीसरी बेगम शाहजहाँ बेगम जो थी, उनका सोचना था, वो चाहती थी कि मैं ऐसी मस्जिद बनवाऊँ जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड को कंसीडर कर रही थी, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मस्जिद वही हो। तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसकी नींव कुछ 19th सेंचुरी में ही रखी गई थी, 1870s के आसपास। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग तो करी पर वो बनवा नहीं पाई। तो उनकी जो बेटी थी सुल्तान जहाँ बेगम,
सुल्तान जहाँ बेगम जो है फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी, कहते हैं पूरी ज़िंदगी वो इस मस्जिद को बनवाती रहीं, ठीक है। और 1901 में आके उनकी जब मृत्यु हो जाती है तब तक भी ये मस्जिद जो है कंप्लीट नहीं होती है, बट काफ़ी कुछ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर बाद में काफ़ी समय तक जब ये डॉर्मेंट स्टेज में, मतलब इसमें कुछ काम नहीं होता, ऐसे ही पड़ी रहती है, तो फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है दोबारा से करवाया जाता है। और 1970s 1980s तक आते आते फिर ये पूरी जो आपको आज मस्जिद देखने को मिल रही है वो मस्जिद तैयार होती है। तो ताजुल मस्जिद की हमने अभी बात करी, तो इसका आपको मेनली तो याद रखना है कि ये किसने स्टार्ट करवाई थी, शाहजहां बेगम ने। और साथ में शाहजहां बेगम ने तो स्टार्ट करवाई थी, पर इसमें जो मेन काम है, जो मेन इसमें एफर्ट लगाया गया था वो सुल्तान जहां बेगम द्वारा लगाया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मोती मस्जिद की। तो मोती मस्जिद जो है ये भी अपने आप में बहुत अच्छा इतिहास कवर करता है, ठीक है। और ये जो आपको मोती मस्जिद दिख रही है वैसे, तो ये सिकंदर जहां बेगम जो है इन्होंने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। सिकंदर जहां बेगम ने स्टार्ट करवाई थी, भोपाल की रूलर थी उस समय 1860 के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और आपने जो दिल्ली की जामा मस्जिद देखी है, दिल्ली की जामा मस्जिद से काफ़ी ज़्यादा ये रिसेंबल करती है। चलो उसके बाद जो है जामा मस्जिद पे आते हैं, ठीक है। जामा मस्जिद जो है ये आपकी कुदसिया बेगम ने बनवाई थी। कुदसिया बेगम जो सबसे पहली रूलर रही हैं, भोपाल की सबसे पहली बेगम कुदसिया बेगम रही हैं। और इन्होंने ये जामा मस्जिद जो है 1830s के टाइम पर 1830 से लेकर 1857 तक जो कार्यकाल रहा, तब तक ये जो मस्जिद है इसका निर्माण होता रहा है। और इस मस्जिद के बारे में उन्होंने अपनी बुक थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी हयाते कुदसी, याद रखिएगा कौन सी बुक है, हयाते कुदसी। हयाते कुदसी के अंदर इन्होंने इस मस्जिद के बारे में बताया है, ठीक है। स्पेलिंग तो ठीक है, बाकी अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट ज़रूर करिएगा, बाकी मैं स्पेल कर देती हूँ आपके लिए, HAYATE हयाते एंड कुदसी, ठीक है। बाकी आपको जो ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, है ना, जैसे ही हमारी क्लासेस ख़त्म होंगी उसके बाद आपको ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो रिलीजियस प्लेसेस में आप बुद्धिज़्म में आ रहे हैं तो बुद्धिज़्म में देख लेते हैं। वैसे तो हमने काफ़ी सारी साइट्स पहले ही कवर कर ली हैं डिटेल में, जैसे आप सांची बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। सांची में मैंने आपको पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ाया है, जिसमें स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले जो, जैसे ये डॉम है, राइट, तो डॉम में आपको यहाँ पर ऐसे और फिर यहाँ पर आपको ऐसे 3 छतरी देखने को मिलती है। तो ये जो 3 छतरी है जिसमें बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करती है। फिर ये हर्मिका कहलाता है, ठीक है, इसको हर्मिका कहते हैं। ये अंड है, ठीक है। फिर यहाँ पर जहाँ पर ये जो रेलिंग है, आपको रेलिंग जो देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ पर इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ, जहाँ पे चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो एक रेलिंग है जो बाद में बरहूत जो शुंग डायनेस्टी ने जो बनवाई थी, ठीक है, वो रेलिंग को हम कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं, वेदिका। तो हम ये सब कुछ ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक बार वो वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। साथ में सांची में जाएंगे तो आपको चारों कोने पर, 4 कोनों पर, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट, सामने आएंगे तो नॉर्थ, है ना, और साउथ, ठीक है। तो 4 कोनों पर आपको तोरण द्वार देखने को मिलते हैं। तोरण द्वार जो है ये बाद में, अशोका ने तो ये स्ट्रक्चर बनवाया था स्तूपा का, बाद में शुंग डायनेस्टी में जब रूलर्स आए थे तो उन्होंने क्या बनवाए थे, ये जो रेलिंग्स हैं प्लस जो तोरण द्वार हैं वो बनवाए थे, ठीक है। तो ये 4 जो तोरण द्वार है ना, ये जो गौतम बुद्ध हैं उनकी 4 स्टेजेस को बताता है, ठीक है, लाइफ की 4 स्टेजेस को। और जो आपने ये वेदिका देखी, ये मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये पिक्चर में जो आपको ये दिख रही है ना वेदिका, ये तोरण द्वार हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये तोरण द्वार है। और ये जो वेदिका है, यहाँ पर जातक कहानियाँ मिलती हैं, मतलब बुद्ध की जो पूर्व जन्म हुए थे उसमें उनके क्या क्या जन्म रहे हैं, उनकी क्या क्या कहानियाँ रही हैं, वो सारी कहानियाँ जो हैं यहाँ पर उकेरी गई हैं। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है और विदेश से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये लिस्टेड है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है सांची, ठीक है। तो ये सांची स्तूपा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर सतधारा देख लेते हैं। चलो
सतधारा नहीं देखा आपने, ये है सतधारा। सतधारा वाटरफॉल भी है और सतधारा वहाँ पर आपके टूरिस्ट प्लेस भी है। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पर आपको स्तूप देखने को मिलेंगे, साथ में यहाँ विहार देखने को मिलते हैं। विहार जो थे जैसे चैत्य और विहार, तो विहार तो जो केव्स बनती थी ना, जैसे ये केव्स दिख रही है आपको, तो ऐसी केव्स बुद्धिस्ट क्या करते थे, अपने दो फॉर्म्स ऑफ केव्स बनती थी उनकी, एक चैत्य और एक विहार। तो जो चैत्य थी वहाँ पे क्या होता था, ये मेनली उनका रेस्टिंग वाला जो पार्ट था वो रहता था। विहार में ये लोग क्या प्रेयर्स करते थे, प्रेयर परफॉर्म करते थे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये सारू मारू केव्स देखी आपने, उसके बाद आ जाओ अंधेर पर। तो अंधेर जो है ये आपको स्तूपा दिख रहा है, अंधेर स्तूपा। ठीक है, ये भी सांची के पास ही है, जो सांची है ना वहीं सांची जगह, उसके पास से। तो 19 किलोमीटर कहते हैं साउथ वेस्ट में मिलता है, 19-20 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, माफ़ कीजिएगा, साउथ ईस्ट में आपको अंधेर जो है वो देखने को मिलेगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे भी बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे अब ये सोनारी है, सोनारी। ठीक है, ये भी ऐसे ही स्तूपा, ये भी सांची के पास ही आपको मिलेगा। देवर कुठार है, देवर कुठार कहाँ मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा रीवा में। ठीक है, याद रखिएगा, रीवा में बहुत सारे यहाँ पे स्तूपास हैं, देखने को मिलते हैं। फिर बरहूत स्तूप है ये। ठीक है, ये बरहूत स्तूप है। ठीक है, ये आपका कहाँ मिलता है, बरहूत स्तूप मिलता है आपको सतना में, याद रखिएगा। कहाँ मिलता है, बरहूत मिलता है आपको सतना के अंदर। ठीक है, और फिर ये है मुरेल खुर्द, ये भी आपके सांची से थोड़े से आसपास है, सांची के पास ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमने बुद्धिज्म की प्लेसेस देख ली। अब हमने सिख की बात करी थी, तो सिख की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम गुरुद्वारे की बात करते हैं, क्योंकि मेनली क्या है सिखिज्म में हमको गुरुद्वारे ही देखने हैं। गुरुद्वारे की बात करें तो सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए गुरुद्वारे का। तो गुरुद्वारे में क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर आपको आपके टीचर से मुलाकात होती है, गुरुद्वारा, गुरु का द्वार। ठीक है, तो गुरु के द्वार में जाते हैं, यहाँ पर अपनी ऑफिशियल जो प्रेयर्स होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, गुरुद्वारा। सबसे पहले हम चल रहे हैं कौन से गुरुद्वारे में, हम चल रहे हैं जबलपुर के अंदर, और जबलपुर में आपको ये सुंदर सा गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस गुरुद्वारे का नाम आप याद रखिएगा, गुरुद्वारा है किसका, श्री ग्वारी घाट साहिब का। किसका है, श्री ग्वारी घाट साहिब का। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे, आपको नदी जो दिख रही है, कौन सी नदी दिख रही है, कुछ आइडिया, ये आपकी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है ये आपकी, और जबलपुर है, तो जबलपुर आपको पता ही है कि नर्मदा नदी के किनारे है। तो जो आपका गुरुद्वारा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो, जो आपका ये गुरुद्वारा है, ये इसको पंथ प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, पंथ प्रकाश क्यों कहते हैं, पंथ प्रकाश के रिकॉर्ड में ये मिलता है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपके ग्वारी घाट साहिब है, ग्वारी घाट साहिब जो है, इन्होंने ये नर्मदा नदी जो है इसको क्रॉस किया था। ठीक है, किसके लिए ये क्रॉस किया था, ताकि वो अपने उपदेश दे पाए, किसको, सरबांग ऋषि को। ये याद रखिएगा, सरबांग ऋषि थे, उनको उपदेश देने के लिए कहते हैं कि इन्होंने यहाँ से नदी को क्रॉस किया था, इसलिए इनके पवित्र जो हैं पद चिन्ह जो है वो यहाँ मिलते हैं, और उसी बेसिस पर यहाँ पे गुरुद्वारा जो है वो बनाया गया है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करें बंदी छोड़ साहिब की, जो कि ग्वालियर में स्थित है। गुरुद्वारा कौन सा, बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो है ग्वालियर में स्थित है ये आपका। यहाँ पे ये फेमस है श्री हरि गोबिंद जी की वजह से। तो जो श्री हरि गोबिंद सिंह जी हैं, इन्होंने कहते हैं 52 प्रिजनर्स जो हैं, जो कि जहांगीर महल में कैद थे, खुद को भी छुड़ाया और उन सबको छुड़वाया था श्री हरि गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट से। तो उस समय ग्वालियर फोर्ट पे कब्जा जहांगीर में था, तो ग्वालियर फोर्ट में इम्प्रिजनमेंट करके रखा था। ठीक है, जहांगीर ने, तो उन सब से छुड़वाया था किन्होंने, श्री हरि गोबिंद जी ने। ठीक है, तो इसलिए ये फेमस है, कौन सा, बंदी छोड़ साहिब ग्वालियर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा, और हाँ उसी के उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। आगे आते हैं हम कमल साहिब, श्री चरण कमल साहिब, बुरहानपुर में स्थित है ये गुरुद्वारा, श्री कमल चरण साहिब, चरण कमल साहिब। ठीक है,
ये क्यों फेमस है? देखो ये भी गुरु गोबिंद सिंह जी की वजह से फेमस है और उन्हीं के तर्ज पे इसको बनाया गया है गुरुद्वारा। कहते हैं कि 1708 में जब ये ट्रैवल कर रहे थे, कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आए थे ये? आगरा से, उज्जैन से, चित्तौड़ से। तो ये जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी संगत के साथ आए थे। संगत बोलते हैं इनके जो भी डिसिपल्स होते हैं, जो भी फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ वो आए थे। तो यही इस जगह पर आए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, यहाँ से अपनी पूरी संगत को वापस भेज दिया था। ठीक है, कहाँ? पंजाब में भेज दिया था। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर इन्होंने फिर अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। तो यहाँ तक आए थे, मतलब इस जगह तक आए थे। ठीक है, तो ये इसलिए फेमस हो जाते हैं कौन? श्री चरण कमल साहिब। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ जाते हैं ये गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत। बड़ी संगत जो है ये आपका बुरहानपुर में ही स्थित है। और यहाँ पर भी मेनली इसलिए फेमस है ये कि गुरु तेग बहादुर, सुना होगा, हरि गोबिंद सिंह जी जो थे उनके बेटे थे तेग बहादुर। तो जब वो अपनी संगत बिठाते थे तो उनको छोटी संगत कहते थे। ठीक है, तो उनका जो कांग्रीगेशन होता था, कांग्रीगेशन स्पॉट होता है, कांग्रीगेशन स्पॉट बोलते हैं जहाँ पर ये लोग अपनी जो अरदास होती है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कांग्रीगेशन, जहाँ पर वो अपने गुरु को है ना वर्शिप करते हैं, उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर श्री तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी हैं जो इस जगह पे बुरहानपुर में इस जगह को उन्होंने विजिट किया था अपनी संगत के साथ, इसीलिए यहाँ पर ये गुरुद्वारा जो है बनवाया गया। ठीक है, तो आपने घूम लिए सारे गुरुद्वारे। बुरहानपुर में 2 गुरुद्वारे जो थे वो घूम लिए, श्री चरण कमल साहिब को और श्री बड़ी संगत बादशाही दासवन साहिब को। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। आगे अब हम टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ रहे हैं, तो एमएमपी की हम कुछ अलग अलग एरिया की टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं। देखो सबसे पहले नेचर की तरफ चलें तो नेचर में सबसे अगर इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हरियाली जो है वो आपको कहाँ मिलती है? होशंगाबाद में जो पचमढ़ी जगह है वहाँ पर। तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है और ये 1607 मीटर अबव है सी लेवल से, तो सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और यहीं पर आपको महादेव पीक भी देखने को मिलती है, महादेव हिल्स जो है ना वो भी देखने को मिलती है। और यहीं पर आपको धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक है महादेव हिल्स पे, है ना, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक हिल स्टेशन के अंदर आता है जिसे डिस्कवर किसने किया था? जेम्स फोर्सिथ ने। ये याद रखिएगा, ये ज़रूर से याद रखिएगा कि जेम्स फोर्सिथ ने 1857 में इसको डिस्कवर किया था। और ये कुछ नहीं, ये एक्चुअल में ये यहाँ से गुजर रहे थे, झांसी की तरफ जा रहे थे। कौन? जेम्स फोर्सिथ। तो इन्होंने ये बहुत सुंदर सी जगह देखी और बस वो यहाँ पर इन्होंने स्पॉट की, मतलब देखा उन्होंने, फिर वो आए तो इन्होंने इस तरह से इसको डिस्कवर किया। बाद में जो जेम्स फोर्सिथ हैं इन्होंने पचमढ़ी को अच्छे से प्रेज भी किया है उसकी ब्यूटी के लिए उनकी एक बुक के अंदर, और बुक का नाम था द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। चलो, तो जेम्स फोर्सिथ याद रखेंगे और इनकी बुक याद रखेंगे, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब मुझे इरेज कर लेना चाहिए क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी को देख लेते हैं। पचमढ़ी में कुछ केव्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जैसे पांडव केव है यहाँ पर। ठीक है, पचमढ़ी बोला था यहाँ पे 5 पांडव जो हैं वो रहे थे, इसीलिए तो यहाँ पे उनकी अलग अलग केव्स जो हैं वो देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ये पांडव की केव है, ठीक है, और ये जटाशंकर की केव है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिल्स पे आएँ तो हिल्स में आपको मैंने बताया जैसे कि धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये चौरागढ़ है, चौरागढ़ की पीक है ये। फिर ये महादेव की पीक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहीं पर आपको धूपगढ़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हिल्स की हो गई। अब वाटरफॉल की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरली रजत जलप्रपात देखने को मिलता है, सिल्वर फॉल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये 350 फीट हाइट है इसकी। फिर अप्सरा विहार फॉल्स है, ये अप्सरा विहार फॉल्स दिख रहा है आपको। ठीक है, और बी फॉल्स है, बी फॉल्स जो है इसको जमुना प्रपात भी कहते हैं। दिस इज वी कॉल्ड बी फॉल। ठीक है, इसकी हाइट कितनी? 150 फीट हाइट है। ठीक है, तो ये आपके हो गए पचमढ़ी का
जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड स्पॉट है वो मैंने आपको कवर करा दिए। ठीक है, घूम लिया आपने, एक बार फिर से घुमा देती हूँ आपको। देखो ज़रूरी है, देखो आपने केव्स देख ली, केव्स में हमने इंपॉर्टेंट पांडव केव देखी, जटाशंकर केव देखी, फिर मैंने आपको बताया कि पचमढ़ी के अंदर महादेव हिल मिलती है और महादेव हिल में ही आपको धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की, वो देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपने वाटरफॉल देखी है, वाटरफॉल में जो 3 वाटरफॉल है इंपॉर्टेंट, जिसमें रजत जलप्रपात देखने को मिलता है, अप्सरा वाटरफॉल, बी फॉल। ठीक है, वो हमने देख लिया। अब चलते हैं अमरकंटक अनूपपुर में। अमरकंटक अनूपपुर, अमरकंटक अनूपपुर में क्या है, यहाँ पे है नर्मदा का उद्गम स्थल। क्या है, नर्मदा का उद्गम स्थल। सिर्फ नर्मदा का है क्या, नहीं, 2 नदियाँ और है, एक तो सोन है और एक है जोहिला। ठीक है, तो नर्मदा तो निकलती है, उसके साथ साथ सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक से और जोहिला नदी भी निकलती है। ठीक है, चलो तो ये जो है अमरकंटक अनूपपुर, ये फेमस हिंदू पिलग्रिमेज है, हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, और ये आपका कहाँ, जोग्राफिकली भी देख लो, चलो जोग्राफिकली भी देख लो, ये विंध्या और सतपुड़ा के मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे विंध्या, ये विंध्या रेंजेस हैं और यहाँ पर ये सतपुड़ा रेंजेस हैं, तो जो इनके मीटिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे आपको अमरकंटक जो है वो दिखता है, मतलब जो जगह है वो नज़र आती है। ठीक है, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कपिल धारा और दुग्ध धारा। ठीक है, ये आपके 2 वाटरफॉल्स हो गए। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको एक माई की बगिया भी दिखेगी। ठीक है, माई की बगिया आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे माई की बगिया में क्या है, मैंगोज के वो लगे हुए हैं काफ़ी सारे, आम के बगिया हैं माई की बगिया में, केले की बगिया हैं, गुलाब कली, रोजेस, ये सब मिलता है एक ही जगह पे। ठीक है, चलो आप कुछ मंदिर भी देख लेते हैं इसके साथ। जैसे आपको कुछ मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे श्रीयंत्र टेम्पल है, श्रीयंत्र टेम्पल है, इसके 4 हेड्स हैं, मतलब एंट्रेंस पाथ पे ही आपको 4 जो सिर है वो देखने को मिलेंगे। शक्तिपीठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या है, शक्तिपीठ। फिर यहाँ पे आपको नर्मदा का टेम्पल मिल जाता है। नर्मदा का टेम्पल क्यों, मैं बता दी, नर्मदा का टेम्पल ये रहा, देखो ये है नर्मदा का टेम्पल, दिख रहा है। चलो ये नर्मदा का टेम्पल देख लिया आपने। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, नर्मदा का टेम्पल जो है उसके बाद आपको देखने मिला कलचुरी एरा। कलचुरी एरा में एंशियंट टाइम पे मच्छेंद्रनाथ जो है और कैलाश नारायण, श्री यंत्र मंदिर, ये सारे जो मंदिर है ना ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मृत्युंजय आश्रम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर ये फेमस है, देखो कबीर चबूतरा, कबीर चबूतरा फेमस है, जहाँ पर जो संत कबीर है ना बैठकर अपनी मिस्टिक पोएट जो है वो अपना मेडिटेशन भी करते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी मुक्ति भी प्राप्त करी थी। ठीक है, तो ये टेम्पल ये याद रखिएगा आप। चलो अब इसके बाद कुछ लेक्स देख लेते हैं। तो देखो आपको मैं ये टेबल के फॉर्म में बता रही हूँ लेक्स, बाकी जब आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे ना तो वहाँ पर ये जो लेक वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का वो अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। जैसे आप लेक्स में आओगे तो भोपाल के अंदर देखो 2 लेक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोजताल लेक है, किसने बनवाया था भोजताल, ये राजा भोज ने बनवाया था, परमार डायनेस्टी के राजा भोज ने। फिर ये लोअर लेक भी भोपाल के अंदर है। फिर इंदौर में आओगे आप तो इंदौर में आपको सिरपुर लेक मिलता है, यशवंत सागर लेक मिलता है, शिवपुरी में सांख्य सागर लेक है। जबलपुर में आओगे तो संग्राम सागर लेक है, जलपरी लेक है। ठीक है, होशंगाबाद में आओगे तो तवा रिजर्वॉयर मिलेगा। ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये भोपाल, रायसेन और विदिशा डिस्ट्रिक्ट में फैला एक हलाली रिजर्वॉयर है, वो देखने को मिलेगा। रीवा में फेमस है रानी लेक, मंदसौर में फेमस है आपका तेलिया लेक। फिर उसके बाद है नीमच के अंदर आपका फेमस है नाचुन लेक। ठीक है, खंडवा में आपका फेमस है मोरवान कहाँ है, नीमच में मोरवान है और खंडवा के अंदर आपका नाचुन लेक फेमस है। ठीक है, उसके बाद ये एक देखो लेंडिया तालाब है, मोतिया तालाब है। ठीक है, ये ताजुल मस्जिद के पीछे मोतिया तालाब है। ठीक है, ये सब भोपाल में आपको मिल जाएंगे। और एक मुंशी हसन खान तालाब, ये सब ये मुंशी हसन खान तालाब। ठीक है, और लेंडिया तालाब और मोतिया तालाब कहाँ पर है, ताजुल मस्जिद के पीछे। ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट लेक्स जो हैं मध्य प्रदेश के वो हमने कवर कर लिए हैं।
बाकी इन सबको अच्छे से कवर करेंगे हम अपने प्लेटफॉर्म पे जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो हैं जब आप पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा लेक्स अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के वाटरफॉल में। तो हम नदियों के हिसाब से देख लेते हैं इनको, है ना, नदियों के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, ये रही, तो यहाँ से आपका ये रहा आपका यहाँ पर अमरकंटक, और अमरकंटक से आपकी ये पूरा नर्मदा का बहाव है जो देखने को मिलता है, जो कि फिर यहाँ से आपका गुजरात में इंटर होगा और फिर ये आपका यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नर्मदा का बहाव एस्चुरी बनाती है नर्मदा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से इतने एरिया में वाटरफॉल मिलते हैं उन वाटरफॉल को हम देख लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है जबलपुर के अंदर आता है धुआंधार फॉल, ठीक है। धुआंधार फॉल जो है ये कहाँ पर है, जबलपुर में भेड़ा घाट पे है, ठीक है। नर्मदा नदी से 30 किलोमीटर दूर पर आपको ये मिल जाता है, ठीक है। धुआंधार फॉल्स, इसको ना स्मोक कैस्केड भी कहते हैं, धुआंधार फॉल्स को स्मोक कैस्केड भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत ऊंचाई से ये पानी जो है गिरता है और यहाँ पर ही आपको जो मार्बल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, मार्बल रॉक्स जो हैं वो यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो नर्मदा नदी में फिर जब आप अमरकंटक, अनूपपुर, जबलपुर तो ठीक है, जबलपुर तो आगे आएगा। हम जैसे अब स्टार्टिंग कर रहे थे तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर आपको कपिलधारा और दुग्धधारा देखने को मिलता है। कौन कौन से, कपिलधारा और दुग्धधारा। फिर आ जाओ जबलपुर में, तो जबलपुर में आपको धुआंधार देखने को मिलेगा। फिर खंडवा में आपको मानधार वाटरफॉल है वो देखने को मिलेगा, 12 मीटर हाइट से गिरता है ये पानी, ठीक है, 12 मीटर हाइट से। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाओ नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में सतधारा वाटरफॉल है। फिर खरगोन पे आ जाओ, खंडवा में एक और है हांडिया, जो हांडिया जगह है वहाँ पे दर्दी वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। और फिर खरगोन में आओ महेश्वर में, तो वहाँ पर आपको सहस्त्रधारा देखने को मिलते हैं। तो ये सारे वाटरफॉल जो हैं ये नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ रीवा पे, तो रीवा में हम देख लेते हैं जो नदी है, बीहड़ नदी, टोंस नदी, ठीक है। ये आपको एक सेकेंड देखो, ये वाला है रीवा वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको नदी देखने को मिलेगी, कौन सी, बीहड़ नदी, ठीक है। तो बीहड़ नदी पर आपको कौन सा वाटरफॉल देखने को मिलता है, चचाई, चचाई वाटरफॉल देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही जब रीवा में टोंस नदी आती है तो टोंस नदी में आपको कौन सा, पूर्वा वाटरफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, इसके अलावा जो वाटरफॉल है उसमें आपको बहुटी जलप्रपात देखने को मिलता है। बहुटी जलप्रपात, अब तो नया डिस्ट्रिक्ट बना है मऊगंज, है ना। तो जो नदी है, आपने ये नदी नहीं सुनी होगी, हो सकता है ओड्डा नदी, ठीक है, या सुनी भी हो सकती है, निहाई भी बोला जाता है इसको, ये जो नदी है निहाई नदी, ठीक है। ये बेलन नदी जो है, बेलन नदी की सहायक नदियां हैं ओड्डा नदी और निहाई नदी। तो ये जो है रीवा बोल दो या मऊगंज बोल दो, दोनों ऑप्शन में आते हैं, तो दोनों में से दोनों सही है, ठीक है, अगर अपडेटेड नहीं आता है तो बहुटी वाटरफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर केओटी भी रीवा में है, महानदी पर मिल जाएगा। फिर पाताल पानी वाटरफॉल, ये आपको चंबल, तो चंबल नदी पे कौन कौन सी वाटरफॉल है, एक तो पाताल पानी, चलो मैं थोड़ा सा मैप में बता देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ये ऐसे जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे जाती है और उसके बाद ये किससे मिल जाती है, यहाँ पर यमुना से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से जो हैं वाटरफॉल देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो चंबल नदी में मैंने बताया आपको मिलेगा पाताल पानी, जो कि इंदौर से होते हुए गुजरती है, ठीक है, ये नदी, तो इंदौर में मिलेगा आपको पाताल पानी वाटरफॉल। फिर राजस्थान के पास में जो मंदसौर बॉर्डर है, मंदसौर बॉर्डर देखिए आपने, मैं दिखाती हूँ, रुको, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मंदसौर, ये वाला जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सा वाला वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल, ठीक है। फिर है जाड़ीदाहा वाटरफॉल, जाड़ीदाहा वाटरफॉल भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। पचमढ़ी में हमने बात करी, ये 3 वाटरफॉल है, अप्सरा, ये अप्सरा है, ठीक है, अप्सरा वाटरफॉल, बी फॉल और सिल्वर फॉल, या रजत जलप्रपात भी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ आप ये आपका केन नदी पे, तो केन नदी में आपको 2 वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, एक तो राने और पांडव, ठीक है, राने फॉल और पांडव फॉल। उसके बाद जब बीना पे आते हैं तो बीना में बीना नदी
सागर के अंदर बीना नदी बहती है, तो वहाँ पर आपको बालकुंड वाटरफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने वाटरफॉल यहाँ पर अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। वाटरफॉल भी हमने घूम लिए सारे। अब आ जाते हैं हम फोर्ट्स और पैलेसेस पे। तो मध्य प्रदेश के फोर्ट्स एंड पैलेसेस देख लेते हैं। देखो, ये गोपांचल हिल्स जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। ग्वालियर के अंदर गोपांचल हिल्स है। यहाँ पर काफ़ी आपको जैनों के वो भी देखने को मिलेंगे, जो प्लेसेस हैं वो भी देखने को मिलेंगी जहाँ पर उनके तीर्थंकर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, वहीं पर आपको ग्वालियर फोर्ट भी देखने को मिलेगा गोपांचल हिल्स में। बहुत सुंदर फोर्ट है ये। ठीक है, फिर है बांधवगढ़ फोर्ट। ये कहाँ पर है? आपका उमरिया में है। ठीक है, बांधवगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? उमरिया में। ये दोनों प्लेसेस बहुत ही सुंदर प्लेसेस हैं। चलो फिर आ जाओ आप अहिल्या फोर्ट। अहिल्या फोर्ट महेश्वर में है। कहाँ पर है अहिल्या फोर्ट? महेश्वर में है। ठीक है, और फिर ये है आपका चंदेरी फोर्ट। कहाँ पर आएगा? अशोकनगर में। ठीक है, ये आपका चंदेरी फोर्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ असीरगढ़ फोर्ट बुरहानपुर का। ये बहुत फेमस रहा है, साउथ गेट भी इसको बोला गया है। ठीक है, हमने हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत सुना, बहुत देखा है ना। तो ये असीरगढ़ फोर्ट है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। चंदेरी फोर्ट कहाँ है? अशोकनगर में। अहिल्या फोर्ट कहाँ है? महेश्वर में। तो महेश्वर में जो है बहुत सुंदर अहिल्या बाई ने अपना किला बनवाया था। इंदौर से राजधानी उन्होंने परिवर्तित करी थी। ठीक है, इनके पति की मृत्यु होने के बाद इनको नज़र रखने के लिए इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी जो है महेश्वर करा दी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम जहांगीर पैलेस पे। तो ये रहा आपका जहांगीर पैलेस। ठीक है, जहांगीर पैलेस है, कहाँ पर है? ये ओरछा में है, और ओरछा के अंदर ही आपको दिखेगा शीश महल। ठीक है, दिस इज द शीश महल। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पैलेसेस में सबसे सुंदर जो है आज तक में इसको मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, वो है आपका जय विलास पैलेस। कहाँ है जय विलास पैलेस? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो अब तो क्या है कि सिंधिया राजवंश का है ये, तो इन्होंने अब इसको म्यूजियम बना दिया। मतलब इसके थोड़े से पार्ट में ही अब ये लोग रहते हैं एक्चुअल। बाकी जो इनका पूरा पार्ट था यहाँ पर इन्होंने इसको म्यूजियम बना दिया है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? इसको बनवाया किसने था? तो ये याद रखिएगा 1874 में जयाजी राव सिंधिया जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। किसका? जय विलास पैलेस का। ठीक है, 1874 में किसके द्वारा? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा। अब मांडू चलते हैं। चलो, तो मांडू में आपको ये 3 प्लेसेस जो हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। ये जो प्लेस है इसको कहते हैं हम जहाज महल, और बहुत सुंदर है जहाज महल। अगर आप घूमे हो तो आपको पता होगा, काफ़ी सुंदर प्लेस है ये। ठीक है, ये जो जहाज महल है ये किसने बनवाया था? ये घियासुद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने बनवाया था। 15th सेंचुरी में बना था, और इनकी 15,000 रानियाँ थी, तो 15,000 रानियों के लिए कहते हैं ये इन्होंने स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया था। ठीक है, और आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत कुछ ये हिंदू स्टाइल से मैच कर रहा है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर आते हैं। तो ये जो है ये महल आप समझ पा रहे हैं कौन सा है? ये है आपका हिंडोला महल। ठीक है, ये है हिंडोला महल। हिंडोला महल जो है ये आपका लेट 15th सेंचुरी में बना था। ठीक है, और इसे भी घियासुद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, हिंडोला महल। और फिर ये है आपका अशरफी महल। अशरफी महल, ठीक है, एक सेकेंड। अशरफी महल, मुझे लगा हम शायद इसको पढ़ सकते हैं इसलिए मैंने इसको जूम किया था, बट कोई बात नहीं। अशरफी महल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है हुशंग शाह ने बनवाया था, और साथ में अशरफी महल जो है इसको ना मदरसा के फॉर्म में क्रिएट किया गया था। इस्लामिक कॉलेज, मदरसा मतलब जो इस्लामिक कॉलेज है उसके फॉर्म में क्रिएट किया गया था। तो किसने बनवाया था अशरफी महल? ये बनवाया था हुशंग शाह ने। ठीक है, याद रखिएगा, हुशंग शाह ने बनवाया था। इसको घियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसको भी घियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस जो है कहाँ पर है? इंदौर के अंदर है। कहते हैं 76 एकड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है, और 45 रूम्स है इसके अंदर। 76 एकड़ की ये प्रॉपर्टी है,
साथ में 45 रूम का पैलेस है ये। और तुकोजी राव होलकर के टाइम पर 1886 में ये प्रॉपर्टी जो है स्टार्ट की गई थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ था, इनके जो ग्रैंडसन हैं उन्होंने इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कराया था 1926 के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर है, लाल बाग पैलेस इंदौर के अंदर है। उसके बाद आते हैं हम शौकत महल पर। ये है शौकत महल, देख लो कितना सुंदर है। एक्चुअल में ये जो शौकत महल है ये बहुत अच्छा महल है, बट इसको ना उतना मेंटेन नहीं किया गया है। ठीक है, इतना घूमने के लिए तो इसको इतना मेंटेन नहीं किया है, बट इसको बनवाया किसने था तो आपको जान के हैरानी होगी कि इतनी अच्छी जो ये रिच कल्चर है, ये एक्चुअल में एक फ्रेंच मैन था। कौन? फ्रेंच मैन था, उसका नाम था फ्रेंच मैन का नाम बर्बन किंग था। ठीक है, मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक्चुअल में इसको बनवाया था। बर्बन किंग कौन होते थे? तो बर्बन किंग जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था ना, उससे पहले जो रूलिंग वहाँ पे फैमिलीज थी, रूलिंग क्लास की जो फैमिली थी जो वहाँ पे रूल कर रही थी, उनको हम बर्बन्स बोले थे। जो लुइस 15, लुइस 16 आपने सुना होगा, ये सब बर्बन किंग से ही बिलोंग करती थी। तो वो जो फ्रेंच के लोग आए थे यहाँ पे, तो उसमें से एक फ्रेंच पर्सन आया था, उसने ये शौकत महल जो है वो बनवाया था। ठीक है, अब आ जाओ आप जहानुमा पैलेस पे। जहानुमा पैलेस, तो जहानुमा पैलेस जो है आपका, ये भोपाल के अंदर है। जहानुमा पैलेस, ये शौकत महल भी भोपाल में ही है। जहानुमा पैलेस जो है ये एक्चुअल में कभी भी ना रहने के लिए नहीं बनवाया था। मतलब रेसिडेंशियल आप सोचो कि पैलेस है तो रहने के पर्पज से बनवाया था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेनली बनवाया किसने बनवाया था? तो ये जनरल थे जो किंग थी जहानुमा। ठीक है, उनके सॉरी, जो इनकी बेगम थी आपकी सुल्तान जहां। ठीक है, सुल्तान जहां के कमांडर थे जनरल ओबेदुल्ला खां। कौन थे? जनरल ओबेदुल्ला खां। ठीक है, तो जनरल ओबेदुल्ला खान ने इसको बनवाया था, कमांडर चीफ थे भोपाल में उनकी आर्मी फोर्स के, तब उन्होंने इसको बनवाया था। तो ये पैलेस जो है ये मेनली इनके जो विजिटिंग पैलेस होता है उसी के तर्ज पे इसको बनाया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो, तो अब हम पढ़ रहे हैं मदन पैलेस एट जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर में है ये मदन पैलेस। अब इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई है। ये आपका जो पैलेस है ये कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर तो है। मैं बता रही थी आपको कि ये एक तो 11वीं शताब्दी में बनाया था, और सबसे ऊपर हिल फोर्ट पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था राजा मर्दन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा मर्दन सिंह के द्वारा। मर्दन भी बोलते हैं या मदन सिंह भी बोलते हैं इनको। उन्होंने मदन महल बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था? 11वीं सेंचुरी में बनवाया था इसको। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी पे इसको बनाया गया है। ठीक है, तो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहीं सिटी से थोड़ा सा ही आपको मिलेगा, मतलब कपल ऑफ किलोमीटर्स आप समझ लो। तो वहाँ पर आपको ये पैलेस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, मदन पैलेस हमने देख लिया। तो आज आपने कितना घूम लिया? आपने बहुत सारे प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस घूम ली हैं। उसके बाद हमने बहुत सारा जो आपके पैलेसेस थे, लेक्स, वाटरफॉल्स, ये सब घूम लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला पार्ट है रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, वो आज हमने अभी कवर कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स लोड हो रहा है, 1 सेकेंड है ना। हाँ, ओके। तो रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश जो था वो आज के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एनालिसिस हब के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छे से क्रिएटिव फॉर्म में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 1 है उसका हमने पूरे जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है। ठीक है, और अगर मुझे लगेगा कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहने चाहिए तो वो मैं लेकर आपके साथ आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, अपने एग्जाम